गुना 12 फीट काठ का बोरा या एक प्लास्टिक। उपलब्धता के अनुसार पुराना गोबर कम या ज़्यादा हो चलेगा। ताज़ा गोबर ज़्यादा उपलब्ध हो तो ज़्यादा घोल तैयार करके छिड़कना उचित रहेगा। पूर्व तैयारी: घास फूस पत्तों को डंठलों से अलग करके साफ करिए। 20 किलो ताज़ा गोबर को 60 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाकर घोले बना लीजिए। बस हो गया, चलिए बैठिए अभी इतना बैठिए। तो अभी हम जो खाद बना रहे हैं, ये खाद पूरे 6 महीने के लिए काम आएगा। सस्टेनेबल है ये जो खाद है ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय चलने वाला। जब आप खेत जैसे भोजन है, भरपेट आपने खाया तो 8 घंटे 10 घंटे चलेंगे। थोड़ा वॉल्यूम कम करिए। 8 घंटे 10 घंटे चलेगा ये। और जब ये बूस्टर डोज है वो बीच बीच का स्टॉप गैप का है, थोड़ा एक्टिवेट रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए माइक्रोब्स और केचुओं को। तो इसमें आपको कृषि कचरा चाहिए 1 टन 1000 किलो। और जो पुराना गोबर है, जो ये देखिए गोबर पड़ा हुआ है सड़कों के किनारे किनारे, गांव में डाल देते हैं लोग। आपका भी ऐसे इकट्ठा करते होंगे, कहीं पर आप रोज गोबर इकट्ठा करते होंगे। ऐसे पुराना गोबर 1000 किलो, ठीक है। कृषि कचरा 1000 किलो, 100 किलो पानी। ये तो सबसे पहले क्या करना है, 20 किलो गोबर को 60 लीटर पानी में घोल बना लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलो गोबर लीजिए और 60 लीटर पानी का घोल इसमें बना दीजिए। एक पेड़ के नीचे में 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा। नहीं, ऊपर से मत कर, नीचे से करिए, नीचे करिए, नीचे ऊपर कुछ मत करिए। जहाँ माइक का ये लगा उसको ठीक करिए। यहाँ के मंदिर के कौन है? हाँ, उनको बुलाइए। इको हो गया, कोई हाथ लगाया लगता है इसमें। जो मंदिर के होंगे वो उसको आकर के ठीक करेंगे। चलिए थोड़ा अब बैठ जाइए आप। तो ये जो किसी पेड़ के नीचे में 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 5 फीट गहरा एक मिट्टी को समतल कर दीजिए। और जो गोबर का घोल है, 10 लीटर गोबर का घोल इसमें छिड़काव कर दीजिए। बात समझ में आई आपको? किसको समझ में आ गई? एक ही व्यक्ति को समझ में आया, बाकी किसी का हाथ ही नहीं उठा। हाँ, सबने हाँ हाँ बोला। हाँ, कोई खड़ा होकर के बताइए क्या समझ में आया। बताइए कोई खड़ा होकर। अब ले, मुश्किल। समझ में आना बड़ी बात नहीं है, बताना बड़ा बात है। क्योंकि आप लोग ट्रेनर्स बनना है, आपको सिखाना है। तो सिखाने के लिए बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए समझना पड़ेगा, समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने के लिए एकाग्रता चाहिए, ठीक है। तो किसी पेड़ के नीचे में ज़मीन को साफ करके 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा जगह तैयार करिए। फिर उसमें 10 लीटर गोबर का घोल छिड़काव कर दें। ये हो गया। पेड़ के छाया दिख रहा है, थोड़ा धूप थोड़ा छाया होना चाहिए, ठीक है ना। वो एक राजा के यहाँ बहुत एक विद्वान व्यक्ति था, कुछ बात में झगड़ा हो गया तो राजा ने उसको देश निकाला कर दिया, नाराज हो गया। लेकिन समस्या आई तो देश निकाला दे दिया, तो स्वाभिमानी आदमी तो चला गया देश छोड़कर। लेकिन राजा बड़े परेशान हो गए। जब उसको ये मौका मिला तो वे क्या करें, मिल नहीं रहा है, तो ढूंढो उसको। तो बहुत ढूंढा, नहीं आया। स्वाभिमानी आदमी था, उसको बुलवाया, खबर भिजवाया, उसके रिश्तेदारों को बोला, नहीं आया वो। तो राजा ने सोचा कि भाई इस आदमी को पकड़े कैसे, कहाँ छुपा हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है। विद्वान आदमी था। तो पंडितों को पूछा। पंडित ने कहा भाई घोषणा कर दीजिए पुरस्कार का तो आ जाएगा। तो बोला कैसे आएगा वो? तो उन्होंने घोषणा किया, जो अपने घर से मेरे महल तक आधा धूप आधा छांव में चलकर आएगा, उसको हम 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। अब आधा धूप आधा छांव कैसे हो सकता है? या तो धूप हो गया तो छांव होगा।
तो लोगों ने छाता लेके चले, कुछ लोग कुछ लेके चले, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि आधा धूप आधा छाँव एक साथ होना चाहिए। आधा धूप आधा छाँव कैसे हो सकता है, बड़ी मुश्किल है। और चलना कैसे हो सकता है, तो आधा धूप आधा छाँव मुश्किल। तो बहुत लोग कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। तो ये जो पंडित जी थे, जो सलाहकार थे राजा के, तो उसको तो गुस्सा से राजा ने किसी कारण से निकाल दिया था, लेकिन अब उसको वापस चाहिए। वो आदमी स्वाभिमानी पंडित जी है, नहीं आ रहे, वो क्या करेंगे। तो कहीं दूसरे देश में होगा तो खबर फैलाया कि वैसा सा है। तो वो एक गरीब ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे, गरीब किसी के घर में ठहरे थे वो, और बताया नहीं था कि मैं कौन हूँ। उसको भी नहीं मालूम था कौन है। उसको लगा कोई गरीब है, ठहरा हुआ है घर में, खाता पीता, मंदिर में पूजा पाठ करता तो रहता है। तो उसको खबर तक गई। उसको घर की ज़रूरत थी, बेटी के विवाह के लिए परेशान था। ये पंडित जी जिसके घर में ठहरे थे, उसको अपनी बेटी का विवाह की बड़ी चिंता थी, पैसे की ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे। तो बड़ा बताया, बोला कोई बात नहीं, तुम ऐसा काम करो, राजा को जाकर के पैसा मांग लो, 1000 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे। बोला ऐसे कैसे देंगे वो। अब उन्होंने कहा आधा धूप आधा छाँव है। बोला एक काम करो, खटिया को सर में रख लो, जो खाट है ना, खाट में सर में रख लो, अपने घर से चले जाना, तो धूप तो पड़ेगा उसके ऊपर, तो आधा धूप गिरेगा आधा छाँव गिरेगा, रस्सी का छाँव होगा, बाकी धूप आएगा छन कर। तो घर से सीधा आप वहाँ तक चले जाना, तो 1000 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे राजा, तो तुम्हारे बेटी का विवाह। बोला हाँ ये तो हो जाएगा। बोले अच्छा है। तो खटिया सर में रख कर गया, लोग देख ले खटिया लेके जा रहा है। तो लोग बड़ा मजाक उड़ाए, किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो तो बोला, वो ये बताया तुमको, लोग मजाक उड़ाएंगे, पत्थर मारेंगे, बच्चे पीछे पीछे दौड़ेंगे, पागल बोलेंगे तुमको, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, कोई ये मत करना, सीधा राजा के पास जाना। बोला आपने जो शर्त रखा था, मैं शर्त में आया हूँ, एक खटिया में आया हूँ, खटिया में आधा धूप है आधा छाँव है। मैं जब सुबह निकला था धूप था, अभी शाम को पहुँचा हूँ धूप था, तो पूरा घर से यहाँ तक आने में यह है। आप चाहे तो दोबारा मेरे को देख लीजिए, मैं यहाँ से धूप से निकल के घर पर दिखा देता हूँ। बोल देना बस हो जाएगा, से 1000 मुद्रा दे देंगे, ले आ जाना, और तुमको तुम्हारा बात कोई काटेगा नहीं, काटेगा तो बता देना, खटिया है तुम करके देख लो। तो बोला हाँ ठीक है। बेचारे गया, राजा को बताया, तर्क दिया। राजा ने कहा नहीं ऐसा नहीं। तो कैसे नहीं है, ये देखो ऐसा है, इतना टाइम लगा मेरे को आने में, इतना टाइम जाने में लगेगा, इतना ऐसा है। तो राजा ने कहा, तो फिर पंडितों ने कहा कि ये तुमको आइडिया किसने दिया। अब ये फंस गया, 2-4 क्रॉस क्वेश्चन किया, तो बोला मेरा आइडिया है, मैंने किया है, मेरे को बेटी की शादी के लिए आया। बोला नहीं तुमको बताया किसने, बताओ बताया किसने। नहीं, किसने नहीं बताया, मैं जानता। उसको पहले समझा के भेजा, तुमको पकड़ लेंगे लोग, तुमको पूछेंगे कौन बताया, मेरा नाम मत बताना। तो लेकिन वो राजा तो राजा होता, ठोका 2-4 थप्पड़ मार, बता दिया। बोले एक पंडित जी आए हुए हैं, वो 2-3 महीने से मेरे यहाँ ठहरे हैं, और मंदिर में पूजा पाठ भी कर लेते हैं, मेरे को सहयोग कर देते हैं, तो वो बताए। बोले तो गया, पकड़ के लाया उनको। तो आधा छाँव आधा धूप, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो आपने ये जो जगह देखे 5 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा जगह साफ़ किया, इसमें आपने इसको घोल को डाला। फिर इसके ऊपर में 8 इंच तह में एक कचड़ा, गोबर कचड़ा जो कृषि कचड़ा है, उसको डालना है। फिर उसमें छिड़काव करने हैं, 10 लीटर गोबर का घोल छिड़काव करने हैं। फिर उसके ऊपर में 4 इंच गोबर डालना है, फिर इसके ऊपर छिड़काव करना है, फिर इसके ऊपर गोबर डालना है, फिर छिड़काव करना है, फिर गोबर डालना है। इस तरह आप करते जाएंगे, 8 लेयर आपका बढ़ते जाएगा। चित्र आप देखिए, चित्र में आपको देखिए बढ़ते जा रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा ये। और जब ये पूरा ऊंचाई आपको 5 फीट तक आ जाएगा, अंत में इसको आप प्लास्टिक से ढक दीजिए, एक प्लास्टिक लेके इसको ढक दीजिए, और ढकने के बाद 15 दिन तक इसको रहने दीजिए। 15 दिन तक इसको रहेगा तो क्या होगा, ये जो प्लास्टिक है इसके ऊपर धूप पड़ेगा, थोड़ा छाया पड़ेगा, तो जो धूप पड़ेगा तो अंदर से गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी तो भाप बनेगा, भाप बनेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर में फिर धूप पड़ेगा तो और गर्म होगा और कंप्रेस होगा, कंप्रेशन में दबाव बढ़ेगा। तो इस तरह से गर्मी दबाव ये होते रहेगा, होते 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 वो जो अंदर के जितने मसाले हैं वो गर्म हो जाएंगे, 60 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। लेकिन शाम होने से क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, सारे पानी टप 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 नीचे आ जाएंगे। तो दिन में गर्म रात को ठंडा, दिन में गर्म रात को ठंडा, ये जो ठंडा गर्मी जो दोनों है, ये दोनों ठंडा गर्मी बढ़ते रहेंगे। 15 दिन तक इसको रखना है, 15 दिन तक।
15 दिन के बाद इसको खोलना है, ये पन्नी को हटाना है। पन्नी को हटाने के बाद आपको 8 इंच का ये जो कचड़ा है, कृषि कचड़ा साइड में कर लीजिए, वो जगह साफ़ कर लीजिए, गोबर का घोल बना लीजिए, फिर से उसको डालिए। 10 लीटर गोबर घोल छिड़काव करिए। इसके ऊपर कचड़े को, जो अभी इसमें और कुछ नहीं डालना है, जो 15 दिन पहले आपने निकाला था ना, उसको जो एक किया था 1 दिन पहले, उसको साफ़ करके उसको ही इसमें डालिए। 8-8 इंच की तह पर, 8-8 इंच की तह पर डालते जाइए। तो जब तक सामग्री समाप्त नहीं होता तब तक डालते रहिए। बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ा तो गोबर का घोल छिड़काव करिए, नहीं तो मत छिड़किए। अगर गीला है तो मत छिड़किए, लेकिन थोड़ा हल्का सूख गया है तो फिर छिड़क दीजिए उसको। उसके बाद प्लास्टिक लगा दीजिए। ये पूरा बंद होने के बाद प्लास्टिक ढक दीजिए उसको, और ढकने के बाद इसको 15 दिन तक ले छोड़ दीजिए। फिर 30 दिन के बाद फिर इसको खोलिए, प्लास्टिक हटाइए, इसको मिट्टी को साफ़ करिए, फिर इसको उसी स्टाइल में करके, यानी लगातार बार बार इसको 5 फीट बाई 5 फीट को हटाकर 8 इंच की तह में कृषि कचड़ा, 10 लीटर गोबर का घोल छिड़काव करते रहिए। 7 या 8 बार में समाप्त हो जाएगा। इसको 15 दिन के लिए सुरक्षित करें। 46वें दिन फिर सेम करना है। 46वें दिन फिर इसको प्लास्टिक हटानी है। सारे मसाला को फावड़ा से खींच के साइड में रख लीजिए। वो जो 5 फीट बाई 5 फीट को साफ़ कर दीजिए, थोड़ा गोबर का घोल छिड़काव कर दीजिए। केचुए वगैरह मिलेंगे आपको वहाँ पर, तो इसलिए सावधानी से करिएगा उसको, मरे नहीं केचुए, ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर में वो जो कचड़ा है, कृषि कचड़ा, उसको छिड़काव उसके ऊपर डालते जाइए। ज़रूरत पड़ेगा तो कच्चा गोबर का जो घोल है उसको छिड़काव करिए, नहीं तो उसके ऊपर में एक पतला लेयर डालकर गोबर के घोल का उसके ऊपर चढ़ाते जाइए 8-8 इंच की तह पर। तो ये लगभग 4 फीट आ जाएगा आपका, 3.5 फीट तक आ जाएगा। 3.5 फीट के ऊंचे नहीं, जो 5 फीट नहीं जाएगा, ये 1.5 फीट कम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्लास्टिक ढक दीजिए, पत्थर रख दीजिए चारों तरफ, और करने के बाद आपको 60वां दिन, यानी कि आप 3 बार पलटना है। 1 बार बनाना है, 3 बार पलटना है। मान लीजिए आपने मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, तो 1 जनवरी को आपने बनाया, तो 16 जनवरी को पलटिए, फिर 31 जनवरी को पलटिए, फिर 15 फरवरी को पलटिए, फिर 2 मार्च को पलटिए। तो 2 मार्च को आपका खाद लगभग तैयार हो जाएगा। तो 1 जनवरी को आपने बनाया, 15 जनवरी को पहली बार पलटा, 30 जनवरी को दूसरी बार पलटा, 15 फरवरी को तीसरी बार पलटा। तो 3 बार पलटना है आपको। बनाते समय तो आपका गोबर का घोल उसका सारा प्रोसेस हो गया। पलटते समय आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर 30 किलो गोबर, 10 किलो गोबर, 30 लीटर पानी का घोल तैयार कर लीजिए, बस इतना ही है। ज़रूरत पड़ने पर छिड़काव करिए, ना तो ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और उसको कचड़ा को मिक्स करके बार बार डालना है। किसको समझ में आया इतना प्रोसेस? हाँ, आप बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ बताइए। छिड़काव करना है, फिर कचरा डालना है, फिर उसमें ना गोबर को घोल के उसमें छिड़काव करना है। उसके बाद में एक लेयर की तरह गोबर को उसके ऊपर में फिर डालना है, फिर उसमें गोबर छिड़कना है, गोबर का जो घोल होता है उसे, फिर कचरा डालते हैं, उसके बाद में फिर पत्ता को डालते हैं, फिर उसी तरह ना एक लेयर बनाना है, लेयर, उसके बाद में उसे पूरा गोबर से ढकना है, छिड़काव करके उसे पन्नी में ढकना है, पॉलीथीन में। और उसके बाद में ना उसको हवा में जा करके चारों तरफ या थोड़ा वजनदार को ना साइड में करके रखना है। हाँ, तो अभी ठहरिए, इसको पहले आप बताएं ना, छिड़काव कचड़े के ऊपर करना है, है ना। कचड़े के ऊपर गोबर का घोल छिड़काव करेंगे, उसके ऊपर गोबर डालेंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर कचड़ा, गोबर के ऊपर कचड़ा, कचड़े के ऊपर गोबर का घोल का छिड़काव, फिर उसके ऊपर गोबर, ये 3 हो गया। गोबर और कचड़े के बीच में लेयर, गोबर घोल का लेयर, तो 1 फीट हो गया, 4 इंच और 8 इंच। तो ऐसा हमको 4, 5, 6, 7 बार, पहली बार 8 बार करना पड़ेगा, बाद में 6 बार हो सकता है, ठीक है। हम लोग ना अभी नारायणमूर्ति गौधाम में अभी सीख रहे हैं, तब यही वाला काम किए। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे? बढ़िया, और कौन बताएंगे?
अभी तक समझ में आया है? चलो, इसका मतलब अभी और समझना पड़ेगा आपको। तो ये जब आपका 60 दिन हो जाएगा तो 60 दिन के बाद आपको ये लगभग थोड़ा उसको खोल के हवा में छोड़ दीजिए, मीथेन गैस जाने दीजिए। उसके बाद इसको छन्नी में छानिए। जो बालू छन्नी होता है ना, बालू छानते हैं, उस उसमें छान लीजिए। छान के इकट्ठा हो जाएगा आपका ये जो बचा हुआ है इसको फिर दोबारा डाल दीजिए, फिर से बन जाएगा आपका। इसमें आपको बहुत केचुए मिलेंगे। ये जो छन्नी जब छानेंगे ना, बहुत केचुआ मिलेगा इसमें। तो केचुओं को भी वापस उसी में डाल दीजिए, या तो इसमें खाद में डाल दीजिए या वहाँ डाल दीजिए, और इसको ले जाकर खेत में भी डाल सकते हैं। और ये जो छना हुआ है इसको पैक करके रख लीजिए। क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? खाद बन गया कैसे पहचानेंगे? खाद बन गया पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है स्पर्श। ठंडा होना चाहिए, गंध, कोई गंध नहीं होना चाहिए, रंग भूरा या काला, रूप दानेदार होना चाहिए, वजन हल्का होगा, पकड़ ढीला होगा। यानी खाद को पहचानने के 4-5 तरीके हैं। एक तो लेबोरेटरी में सैंपल दीजिए, वो बता देगा, NPK वगैरह सब बता देगा। केमिकल फॉर्मेशन डालकर भी कर सकते हैं आप। पहले हम किट बना के बहुत लोगों को दिए थे, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी दिए थे हम। चांपा में वर्ग हुआ था तो एमगिरी से किट बनाए थे, सबको दिए थे। फिर उसके बाद आपको मैनुअल, ये सामान्य आप लोगों के लिए है। सामान्य गांव का आदमी कैसे पहचानेगा? एक मुट्ठी खाद उठाएगा, एक मुट्ठी खाद, और वो खाद को सूंघ कर देखेगा तो कोई गंध नहीं होना चाहिए। कोई गोबर का गंध, कोई मिट्टी का गंध, या कोई पत्ते वत्ते, कुछ कचड़े का गंध, कोई फल का गंध नहीं रहेगा, कोई गंध नहीं होगा, तो पानी खाद बन गया। दूसरा, उसका देखेगा कैसा है, दानेदार है, ग्रैन्युअल है, तो ये बन गया है। यानी जैसे गोबर जैसा लसलस नहीं है या कचरा पत्ता जैसा नहीं है। तो ये आपको क्या हो गया, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बातचीत आगे में करिए, आपका बातचीत यहाँ सुनाई पड़ रहा है। तो ये जो उसको पकड़ेंगे आप, उसका जो रंग देखेंगे वो काला या भूरा रंग होना चाहिए। वो रंग जो है काला या भूरा होगा, जनरली डीप ब्राउन होता है। रूप कैसे है, दानेदार है उसका, चायपत्ती के जैसा। वजन हल्का होगा, एक मुट्ठी गोबर उठाइए और एक मुट्ठी खाद उठाइए, कौन से होगा? वो तो आधा हो गया। डाले थे तो 5 फीट था, बना तो 2.5 फीट 3 फीट मिला, यानी कम हो गया, वो वजन कम होगा। पकड़, यानी इसको टाइट पकड़िए, दबाइए तो लड्डू बन जाएगा, जमीन में पटके बिखर जाएगा। क्योंकि जब दबाएंगे तो उसमें हवा निकल गया तो लड्डू बन गया, पटके तो हवा घुसे तो फिकर गया वो। गोबर जैसे धप से नहीं गिरेगा, गोबर गणेश जैसे बोलते ना, डाला ठप वहीं पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये पहचानने की स्थिति है। तो खाद आपका पैकिंग करके आप बेच सकते हैं, इसको बिक्री भी बहुत होता है। तो इसको यहाँ पर अभी ये खाद बनाइए आप लोग, ठीक है। तो अभी समय नहीं है इसलिए मैं बाकी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जैविक खाद आपको बता दिया है। इसमें किताब में लिखा भी है और इसमें भी है। अभी हम पौध उपचार इस विषय को लेंगे। कि जो पेड़ है उसको अच्छा खाना मिलता है। पेड़ को अगर बढ़िया खाना मिला, उसने पेड़ ने खूब बढ़िया से खान पान हुआ, तो होता है जैसे हमारे स्वभाव होते हैं वैसे ही होते हैं। तो पेड़ का स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के अनुसार उसको बीमारी होती है। यानी मनुष्य को बीमारी 2 प्रकार से होता है, आंतरिक और बाह्य। अंदर से भी बीमारी होती है या बाहर से बीमारी होती है। आंतरिक बीमारी हमारी होती है 90%। मनुष्य को बीमारी का जो मूल कारण है उसका अन्न है, जो खान पान है वो उसका मूल कारण है, जिसके कारण अंदर की चीज़ें हमारी बिगड़ती है। लेकिन 10% जो बीमारी होती है उसका कारण है उसको लाइफस्टाइल, उसका जीवन शैली। हमारे जीवन शैली से हमें 10 प्रकार से बीमारी होती है, 10% बीमारी होती है। जैसे हम कभी भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कितना भी खाते हैं, ज़रूरत है नहीं है, भूख लगी है नहीं लगी है, खाते हैं। वो शादी वादी में हमारे बहुत से कार्यकर्ता लोग, अभी मैं गया तो लेते हैं, ये भी लिया वो भी लिया वो भी लिया वो भी लिया। मेरे को पूछा, राघवन जी आप दही बड़ा खाए? हमला हाँ खाया। क्यों? बोले बहुत मीठा था, बहुत मीठा था दही बड़ा।
तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम दही बड़ा का नहीं है, दही बड़ा आपका लेने में है। आपने रसगुल्ला और दही बड़ा एक साथ ले लिया, क्योंकि प्लेट में सब ले लेते हैं। अब पूरा रसगुल्ला का पूरा दही चला गया दही बड़ा में, अब दही मीठा मीठा हो गया। एक ने बोला राघवन जी आप करेला खाए? बोला हाँ। बहुत मीठा करेला है, ऐसे कैसे? अरे भाई रसगुल्ला के बगल में करेला की सब्जी है, आपने करेला की सब्जी सब लेते हुए आया, मिठाई देगा तो एक रसगुल्ला डाल दिया, करेला का बगल में डाल दिया आपने, और खाना खाते रहे, रसगुल्ला पूरा रसगुल्ला का रस करेला में घुसता चला गया और करेला आपको पूरा मीठा मीठा लगने लगा। हम कब खा रहे, क्या खा रहे, कहाँ थाली में कौन से ले रहे पता ही नहीं। 4 प्रकार की सब्जी रखी है, सब सब्जी ले रहे, क्यों ले रहे भाई सब सब्जी? 4 प्रकार की सब्जी इसलिए बनाई जाती है, अगर कोई बैगन नहीं खाता है तो भिंडी खा ले, किसी को भिंडी पसंद नहीं है तो भाई वो पालक खा ले, भाई पालक और भिंडी बैगन भी नहीं खाएगा तो गोभी खा लो, भाई गोभी का सब्जी है, मटर गोभी बनाया चलो वो खा लो, आलू मटर आलू दम बनाया वो खा लो। 4 प्रकार की सब्जी इसलिए बनाई जाती है कि कोई ना कोई एक सब्जी आपको पसंद का मिल जाएगा, वो खा लो। लेकिन भाई साहब क्या करते हैं, सब चारों लेते हैं और खाते एक है, एक भी नहीं, फेंक देते हैं। 4 प्रकार की रोटी रखते हैं, कोई तवा रोटी खाता है, कोई तंदूरी रोटी खाता है, कोई नान रोटी खाता है, कोई और कोई रोटी खाता है। 4 प्रकार की रोटी बनती है, लोगों का पसंद होता है। अरे तंदूरी रोटी खाएंगे आज तो तंदूरी रोटी खाओ भाई, लेकिन भाई साहब क्या करेंगे, चारों रोटी लेंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, अरे दो हमको दो हमको दो, ज़बरदस्ती खड़े होकर के क्या दे लेते हैं और खाएंगे नहीं, फेंक देंगे। शादी में थाली उठाया तो वो हो गया 2000 रुपया, क्यों उठाते हो भाई थाली, और खाते भी नहीं, 2-4 सामान लेके फेंक देते हो। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। 11 बजे 12 बजे पार्टी में खा रहे हैं लोग, भाई पेट का क्या हाल होगा। हमारा जो जठराग्नि है, जो गाल ब्लैडर है जिसमें से रस निकलता है, अल्कालिन एसिडिक जो भी चीज़ें निकलती है गाल ब्लैडर से, वो सूर्य से जुड़ी है, उसका अधिपति सूर्य है। सूर्य आसमान में है तो गाल ब्लैडर काम करेगा, आसमान में सूर्य नहीं है तो वो सूर्य गया तो ये भी गया, ये भी सोता है, वो सोता है तो ये सोता है। लेकिन हम उस समय खाते हैं, गाल ब्लैडर से रस निकलता नहीं है, पचता नहीं है, बीमारी होती है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सारे बीमारी का जड़ ये है। कब खाना मालूम नहीं, कैसे खाना मालूम नहीं, क्या खाना मालूम नहीं, कितना खाना मालूम नहीं, करते सब हैं। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हम कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी जाके कहीं से भी चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्मशान में जाते हैं, आने के बाद स्नान करना चाहिए, ये आपके लिए है, स्मशान के लिए नहीं है। जो नियम कानून बनता है वो मनुष्य के लिए बनता है, कानून के लिए नियम नहीं बनता है। नियम सड़क के लिए नहीं बनती है, नियम सड़क पर चलने वालों के लिए बनती है। सड़क की बाईं ओर चलो, ये सड़क का नियम नहीं है, सड़क के लिए नियम नहीं है, ये सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए नियम है। और मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं है, बाईं तरफ चलो दाईं तरफ चलो, वो कार के लिए और उसके लिए नहीं है, कार चलाने वाले के लिए है। समझते नहीं है, नहीं मेरा कार तो अपने आप चलता है। अपने आप कैसे चलता है भाई? बोला मैं तो कार में बैठ जाता हूँ, इस कार फिर मेरे को अपने ले जाता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो और भी गड़बड़ है, क्योंकि नियम तो कार का है ही नहीं, कार के लिए कोई नियम ही नहीं, तो चलाने वाले के लिए नियम है। तो कार तो फिर कहीं भी आपको ले जाएगा, कहीं भी उल्टा पल्टा ले जाएगा। और कार तो किसी भी जगह जा सकता है, जैसे मक्खी होती है और मधुमक्खी होती है, दोनों का अंतर होता है। तो हम जो गलत करते हैं उसके कारण हमें बीमारी होती है। मैं एक कार्यकर्ता के घर में गया तो उसके घर में बिल्ली के बच्चे थे। मैंने ये घटना मैंने बहुत लोगों को बताया है, आपको भी सुने होंगे, आप में से भी कुछ लोग ये घटना जानते होंगे। तो कार्यकर्ता के घर में गया तो बिल्ली के बच्चे मेरे ऊपर चढ़ गए, नोचने लगे। मैंने कहा बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, क्या हो गया बच्चे को भाई? चढ़ गए पूरा मेरे ऊपर, गले उले में आ गए, इधर उधर आ गए। 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे बिल्ली के। तो कार्यकर्ता को मैंने पूछा तो भाई क्या बात है, बिल्ली सब और सूंघ रहे कर रहे सब बच्चे। तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर से मछली का गंध आ रहा है। अब तो हम नाराज़ हो गए। हमने कहा क्या बात करते हो भाई, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, मैं होटल में नहीं खाता हूँ, कहीं बाहर नहीं खाता हूँ, मेरा तो ऐसा है, आप कैसे बोल रहे हो? फिर ध्यान में आया कार्यवाह है हमारे प्रमुख अधिकारी है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। मैंने उसको फिर पूछा कि कैसे लगा आपको? बोला नहीं, जब स्टेशन में लेने गया था, ट्रेन में आप आए थे, तभी से आपके शरीर में ये गंध था। तो समझ में आया कि मैं जिस स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था
वो ट्रेन 1 घंटा लेट आई, तो प्लेटफॉर्म में बैठा था मैं वहाँ, तो B1 कोच लिखा था, उसके नीचे थे, तो मेरे बाईं तरफ में मछली के डब्बे रखे हुए थे। दूर था, 50 गज दूर था वो, लेकिन वो हम जब गए तो हमको भी थोड़ा गंद आया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया था हमने, हमको तो ट्रेन का ध्यान था। ट्रेन 1 घंटा लेट आया था, 1 घंटा बैठे थे हम मछली डब्बे के पास नहीं गए, खोल के नहीं देखा, ना मछली को लेकर शरीर में रगड़ा। हम तो 50 गज दूर बैठे थे, 1 घंटे ही बैठे थे, 8 घंटे ट्रेन में रहे, लेकिन फिर भी मछली ने पका दिया कि आप इन्फेक्टेड हो, आप संक्रमित हो, आप बीमार हो, आपके शरीर में मछली का गंध आ गया। आप समझ रहे बात? मेरे को पता भी नहीं और मैं बीमार हो गया। तो भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी कॉफ़ी रखो अभी तुरंत, अभी नहीं, कॉफ़ी नहीं पियेंगे हम। बिल्ली ने बता दिया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे शरीर में मछली का गंध आ गया है। मैंने कपड़े खोले, बाथरूम में डाले, नहाया, वापस आया, दूसरा कपड़ा पहना, तब कॉफ़ी पिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? शमशान जाते हैं तो कपड़े खोल के नहाना चाहिए कि नहीं? वहाँ इन्फेक्शन है कि नहीं? हॉस्पिटल में जाते हैं, कितना नेगेटिव एनर्जी है हॉस्पिटल में, कितने कष्ट में कितने पेशेंट वहाँ करहा रहे हैं, नरक है ना जी। वहाँ हम जाते हैं, वापस आते हैं, तो हमारे शरीर में वो असर होता है कि नहीं होता है? और हम घर में कपड़ा खोला, वहीं टांग दिया, वो कपड़े में जो गंदगी है वो तो फैलेगा कि नहीं कमरे में? बाकी लोग बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हमें पता है। हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, इतने जगह में जाते हैं, यहाँ भी बैठे हैं हम। हमें शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे लाइफस्टाइल से हम बीमार हो रहे हैं। तो पेड़ भी अपने लाइफस्टाइल से बीमार होता है। तो पेड़ का बीमारी का लाइफस्टाइल का कारण क्या है? तो जैसे ही उसके अंदर में फूल आता है तो पराग जैसे बनता है, फूल में जब पराग आता है तो एक सुगंध भेजता है। फूल एक सुगंध भेजकर सबको बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निमंत्रण देता है। स्ट्रैटेजी है फूल का। मधुमक्खियों को आ जाओ मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आ जाओ, भंवरे आ जाओ, बुलाता है। क्यों? क्योंकि ये मधुमक्खियाँ आती है तो उसके लिए रस रखता है फूल नीचे में। मधुमक्खियाँ अंदर घुसती है, रस को चूस के जाती है, तो मधुमक्खियों को आकर्षित करती है, गंध भेजकर बुलाती है, और मधुमक्खियाँ आने पर उसको रस खिलाती है, रस पिलाती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाएगा, हिलाएगा, परागीकरण होगा। वो जो परागी पॉलिनेशन है, पराग है, वो उसके पैर में चिपक जाएंगे, दूसरे फूल में जाकर गिरेंगे। इस फूल का पराग उस फूल में, उस फूल का पराग उस फूल में, इस प्रकार से सभी जितने पराग गिरेंगे वो फल बनेगा। अगर पराग नहीं गिरेगा फूल में तो फल नहीं बनेगा। तो ये काम भगवान ने दिया है, कीट पतंग को दिया है। तो 80% जो कीड़े हैं वो पौधों को मित्र हैं, मदद करने वाले लोग हैं। 20% नुकसान करने वाले हैं। तो पौधे भी पालते हैं, इन सबको पालते हैं। मधुमक्खी के लिए रस रखता है, वो तितलियों के लिए, बाकी भंवरों के लिए रस रखता है, ताकि तुम लोग आओ और रस ले लो और मेरा काम करो। वो मधुमक्खी को बुलाता भी है और मजदूरी भी देता है। ये पेड़ की स्ट्रैटेजी है, उसकी रणनीति है, और इसी कारण उसका फल बनता है। फिर फल बनने के बाद क्या करता है? पक्षियों को बुलाता है, सुगंध भेजता है। जब फल पकता है तब उसका सुगंध आता है, तो बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। तो बंदर आते हैं, पक्षियाँ आते हैं, जानवर आते हैं, फल खाते हैं। तो कौन से फल खाते हैं? बंदर आया पेड़ में, कौन सा फल चुनता है कि नहीं? वो पका हुआ फल चुनता है। क्यों? क्योंकि जब बीज आता है तभी उसमें सुगंध आता है। जो फल पकता है तो उसमें बीज आता है, और जब बीज आता है तो सुगंध निकलता है। तो जिस पेड़ का फल में सुगंध होगा, जानवर उसी को खाएंगे। कच्चा फल को कोई पक्षी नहीं खाता है, कोई जानवर नहीं खाता है, कोई भी बंदर उंदर भी कच्चे फल को नहीं खाते। मनुष्य है जो लालच होता है। क्योंकि जब तक पेड़ में और हमारा शास्त्र भी कहता है पेड़ में पका हुआ फल खाओ। क्यों? क्योंकि वो बीज उसका बनेगा तो आपका भी बीज बनेगा। आज अभी समस्या क्या हो रही है? हम सब कच्चा चीज़ खा रहे हैं, सीडलेस खा रहे हैं, बीज विहीन खा रहे हैं। तो सीडलेस खाने के कारण हमारा सीड नहीं बन रहा है, बच्चे नहीं हो रहे। अगर जो फल सब्जी अनाज हम खा रहे हैं उसका बीज नहीं है, उसका खुद का बीज नहीं है, और वो बीज
पलता नहीं है। बैगन का जो बीज है उसको निकाल कर डाल के देखिए पौधा नहीं आता है, क्योंकि बायोलॉजिकली टर्मिनेटेड है, वो बीटी है, हाइब्रिड है। तो सारे हाइब्रिड चीज़ खा रहे हैं हम, या सीडलेस खा रहे हैं, बिना बीज वाले। अंगूर खाते बीज नहीं है, पपीता खाते बीज नहीं है, तरबूज खाते बीज नहीं है। तो जब उसका बीज नहीं है तो खाने वाले को उसका बीज मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे। तो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में ये समस्या खड़ी हो रही है, और हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं समझिए। प्रकृति का नियम है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये शरीर में जो है वही इस ब्रह्मांड में है, और इस ब्रह्मांड में जो है वही इस शरीर में है। आप जो करोगे वही आपके अंदर आएगा। एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। आप गोबर डालेंगे तो आपके शरीर में गोबर आएगा, आप जहर डालेंगे तो आपके शरीर में जहर वापस आएगा। आप भूमि में डालेंगे जहर, वही आपके पेट में आने वाला है। ये ध्यान में रखना। तो ये पेड़ पौधे का जो स्ट्रैटेजी है पक्षियों को बुलाने का, वह अपने वंश को बढ़ाने के लिए करता है। बंदर आते हैं, फल खाते, इधर उधर फेंकते हैं, दौड़ते हैं। पक्षियाँ आते हैं, फल खाते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो पक्षियाँ जब 2 दिन 3 दिन के बाद जब 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर उड़ता है, उसका विष्ठा जब गिरता है तो उसमें से बीज गिरता है, उसमें से एक पौधा आता है। गाय है, बैल है, भैंस है, बकरियां है, हिरण है, जंगलों में जो फल खाने वाले जानवर हैं, जो फल को खाते हैं, चलते 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 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसके पेट से वो बीज गिरता है, वहाँ से एक पौधा निकलता है। तो इस अमरूद के एक पेड़ है, इस आम का एक पेड़ है, या कोई फल का एक पेड़ है, उसका बीज दूर 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 तक 20 किलोमीटर के रेडियस में फैलता है। तो जानवर फल खाते हैं, बीज को फैलाते हैं, इससे उसके नए वंश आते हैं। और ये जो फल खाने से इस जानवर का नया वंश आता है। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम। तो जीव जीव का जीवन है। जंगलों को बढ़ाने वाले जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, और ये पशु पक्षियों के द्वारा पेड़ पौधे बनते हैं, और पेड़ पौधों के द्वारा पशु पक्षी बनते हैं। बीच में मनुष्य आके सब गड़बड़ कर दिया। इसलिए मैंने सीड बॉल की बात आपको बताई। सीड बॉल में आप भी डालिए और दूर दूर तक बिखेरिए इसको, तो जंगल फिर से बन सकता है। तो पेड़ की ये जो 2 स्ट्रैटेजी है, पराग आने पर सुगंध भेजकर कीड़ों को बुलाना, और फल में बीज आने के बाद, पकने के बाद फिर पक्षियों जीव जंतु को बुलाना कि फल के रस को, फूल के रस को चूसो, परागीकरण करो, फल को खाकर बीज को दूर दूर तक बिखेरो। ये 2 स्ट्रैटेजी है पेड़ पौधों का। ये ब्रह्मा का रहस्य है, समझना। आप सब जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, इनको ये विज्ञान समझना है। अब ये समस्या ये है कि मैंने एक बगीचा लगाया, मान लीजिए जो भी फल का लगाया, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि बंदर आके खा ले। पेड़ तो बुलाएगा, पेड़ का तो नियम है, वो तो प्रकृति है, वो तो बुलाएगा। लेकिन अगर हमने मान लीजिए अमरूद का बगीचा लगाया, 20 पौधा अमरूद का लगा है, और हमारा प्लानिंग है कि भाई इस बार इतना अमरूद निकलेगा, इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, इतना मोबाइल खरीदेंगे, इतना हम टीवी खरीदेंगे, और इसको फलना कर देंगे। आप सोचते हैं, पत्नी सोचती है कि भाई इस बार इतना अमरूद आएगा, इतना ये करेंगे तो एक अंगूठी बना लेंगे, और बेटा सोचता है कि इस बार ये होगा वो होगा तो हम इस बार एक लैपटॉप ले लेंगे। सबके अपने अपने कैलकुलेशन होते हैं घर में। लेकिन बंदर आकर सारा मामला बिगाड़ देता है। बंदर का 50 बंदरों का एक झुंड आता है, 2 घंटे में पूरा आपका 10 पेड़ या 20 पेड़ जो भी अमरूद है साफ। भाई आपको पता ही नहीं, पेड़ ने बुला लिया, उनको सुगंध भेजा, वो आ गए, झुंड में 50 बंदर आ गए, और झाड़ घूम घूम करके उछल कूद करते हुए पूरे 20 पेड़ में कूदे और सारे फल खा के चल दिए। उनका काम ही वही है, उछल कूद करते रहना, भागते रहना, फेंकते रहना। आपका सारा आपने प्लान किया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, फलना खरीदेंगे, गया। बेटे ने सोचा कि मोबाइल खरीदेंगे, वो गया। पत्नी ने सोचा अंगूठी बनाएंगे, वो भी गया। समझ में आया बात आपको? तो बचना है, बंदर ना आए, गिलहरी आकर ना खा ले, पक्षियाँ आकर ना खा ले, इसके लिए उपाय है। यानी अभी जो हम आपको बता रहे हैं, पेड़ पौधे को कीड़े से बचाने के लिए नहीं है। अभी जो हमारा स्वार्थ है कि मेरे फल मेरे को मिल जाए और कोई ना खा ले, ये इसके लिए कर रहे हैं।
ये गड़बड़ है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम कर रहे हैं। तो कीट नियंत्रक, चलिए पेज निकालिए, इसमें पेज आप देखिए, कीट नियंत्रक 18 नंबर, पेज नंबर 18। पौधों का उपचार का विषय है कीट नियंत्रक। इसमें पहले मैंने लिख लिया, हानिकारक कीड़ों से रक्षा के लिए मिट्टी में उपलब्ध पोषण तत्वों की आवश्यकता। अगर आपने जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह सब रेगुलर डाला तो 80% कीड़े का बीमारी नहीं होगा, पेड़ को बीमारी नहीं होगा, पेड़ अपना बचाव कर लेगा। लेकिन फिर भी 20% तो बचाव करना ही पड़ता है, उसके लिए हम इसको बनाएंगे। ठीक है। देश में विविध प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और अपने खेत में भी अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, इसलिए अलग प्रकार की परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के कीट नियंत्रण की आवश्यकता है। अनेक प्रकार के कीट नियंत्रक लोगों ने बनाया भी है, प्रयोग कर रहा है, तो हम भी उसको बनाएंगे आवश्यकता के अनुसार। आप समझदारी से अपने अपने पेड़ में इसको उपयोग करें। कीट नियंत्रक के कोई पढ़िए खड़े होकर के, जल्दी करिए, समय कम है। हाँ पढ़िए दीदी, पढ़िए। ठीक है। अभी जरा इसको चित्र देख लीजिए, आपको सब आ जाएगा। मिट्टी का घड़ा लीजिए एक, ठीक है, और इसमें 20 लीटर क्षमता का है, नीम का पत्ता है, इस प्रकार का डंठल निकाल दीजिए, पत्ते इस प्रकार से होने चाहिए। पहले घड़े में 10 लीटर गोमूत्र को डालिए, फिर नीम के पत्ते को ज़रा कुचल दीजिए, उसको अच्छा से कूट लीजिए, चाहे तो चटनी बना लीजिए अगर मिक्सी है तो आपके पास, नहीं तो इस प्रकार से कूट करके टुकड़े टुकड़े करके गोमूत्र में मिलाइए। पहले हाथ से मिलाइए, फिर लकड़ी से मिलाइए, फिर कपड़ा से बांधिए। 21 दिन तक रखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कितना दिन रख रहे थे? 7 दिन। ये 21 दिन रखना है, ठीक है। और तापमान 30 से 35 डिग्री का है। अगर आप 40-42 डिग्री से ज़्यादा है तो दिन कम कर दीजिए। और 1 लीटर में 10 लीटर पानी का पे करके करना है। ये हमारे आंध्र प्रदेश का है, चित्तूर तिरुपति के पास के एक गाँव, वहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर एक गांव में है। ये पहले अमेरिका में था, इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर, नौकरी छोड़ के आया है, 2-4 करोड़ रुपए कमा लिया था, तो ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन खरीद कर खेती कर रहा है, वही कीट नियंत्रक बनाकर छिड़क रहा है। कार्तिक है, अपना कार्य करता है। तो इसका प्रभाव 12 से 15 दिन तक रहेगा, यानी हर 15-15 दिन में आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा। कीट नियंत्रक 2, कोई पढ़िए खड़ा होकर के, फट्स ने खड़े हो जाइए, पेज नंबर 20। दस लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गौमूत्र, आधा किलो बेलपत्ता, आधा किलो धनिया पत्ता, आधा किलो आग का पत्ता। बनाने की विधि: घड़े में 10 लीटर गौमूत्र को लें, 2 किलो नीम पत्ते को कूटकर घड़े में डालें, बारी बारी से बेल, आग, धतूरे के पत्ते को कूटकर घड़े में अच्छी तरह मिला लें। घड़े के मुंह को कपड़े से बांधकर 21 दिनों तक सड़ने दें। 21 दिनों बाद कपड़े से छान लें। प्राप्त द्रव्य को 1 लीटर में 10 लीटर साफ पानी मिलाकर फसल में छिड़कें। पूरा द्रव्य 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। फसल या पौधों पर इसका प्रभाव 10 से 15 दिन तक रहेगा। यह बिक्री के लिए भी उत्तम है। जिन खेतों में बड़े पशु या पक्षी आते हैं वहाँ इसका प्रयोग उचित होगा, जैसे टिड्डियाँ, बंदर या इसी प्रकार के अन्य जीव जंतु।
अब जरा चित्र देख लीजिए। ये जो सामग्री है, नीम का पत्ता है, धतूरा सबको पता ही है, क्या बोलते हैं इसको? अखा, आक। बेल का पत्ता, एक घड़ा लेंगे, उसमें 10 लीटर गोमूत्र डाल देंगे, नीम के पत्ते को कुचल कर डालेंगे, धतूरे के पत्ते को कुचल कर डालेंगे, आक के पत्ते को डालेंगे, ये आपका बेल का पत्ता, ठीक है। हाथ से पहले मिलाना है, फिर उसके बाद लकड़ी से मिलाना है, फिर कपड़ा बांधना है, 21 दिन तक रखना है, 21 दिन है। इसके बाद इसको कपड़े से छानना है, 3-4 बार छानिएगा, क्योंकि आप जितना छानेंगे और निचोड़ेंगे उसको, फिर उसको भी 10 लीटर पानी में उस पत्ते को फिर से अच्छा से घोल के उसको फिर निचोड़ लीजिए, तो आपको और अच्छा मिल जाएगा। इसलिए छानना है कि जब आप स्प्रे करेंगे तो नोज़ल में फंसेगा, तो बारीक बारीक पत्तों का जो बारीकपन रहता है वो फंस सकता है, इसलिए कपड़े से 3-4 बार छानना है आपको इसको। और उसके बाद आप इसको 10 गुना पानी मिला लीजिए, 1 लीटर में 10 लीटर पानी, और एक बार में एक फसल के लिए है ये। 1 एकड़ में आपका जो भी फसल लगा है एक बार के लिए है। आप जितना ज़्यादा चाहिए उतना बना लीजिए, बार बार ज़्यादा बना के रखिए, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पैक करके भी रख सकते हैं, पैकिंग करके भी 3 महीना 4 महीना प्रयोग कर सकते हैं। एक बार बना के रख लिया, हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा निकाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। कीट नियंत्रक 3 पढ़िए, कोई खड़ा होकर के फटाक से, जोर से पढ़िए। 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, आधा किलो बेल पत्ता, आधा किलो धतूरा का पत्ता, आधा किलो आक का पत्ता, 250 ग्राम वन तुलसी पत्ता, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरी मिर्च। बनाने की विधि: घड़े में 10 लीटर गौमूत्र को लें, 2 किलो नीम पत्ते को कूटकर घड़े में डालें, बारी बारी से बेल, आम, धतूरे और तुलसी के पत्तों को कूटकर घड़े में अच्छी तरह मिला दें। अब 50 हरी मिर्च और 50 ग्राम लहसुन को कूटकर मिला दें। इसे 21 दिनों तक सड़ने दें। 21 दिनों बाद एक कपड़े से छान लें। प्राप्त द्रव्य को 1 लीटर में 10 लीटर साफ पानी मिलाकर फसल में छिड़कें। पूरा द्रव्य 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। फसलों पर 12 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता के अनुसार छिड़काव करें। बड़े जानवर या पक्षियों से फसल या पौधों के बचाव के लिए चारों ओर मेड़ पर इसका छिड़काव करें। खेत के मेड़ पर इसका प्रभाव 7 दिनों तक रहेगा। ठीक है, अब चित्र देखिए। आपको ये 9 आइटम हो गया, ये पूरे 9 आइटम यहाँ है। नीम का पत्ता है, धतूरे का पत्ता है, आक का पत्ता, बेल का पत्ता, ये है वन तुलसी। दिखता है वन तुलसी, या किनारे किनारे सड़क के किनारे बहुत मिलेंगे जंगलों में। क्या बोलते हैं? वन तुलसा। लहसुन है, हरा मिर्च है। सबसे पहले घड़ा लीजिए, फिर घड़े में गोमूत्र को डालिए, नीम का पत्ता, धतूरा, अखवन, बेल, वन तुलसी, लहसुन, हरा मिर्चा, हाथ से मिलाइए। सबको एक बार डालिए, हाथ से मिलाइए, फिर डालिए, फिर हर बार हाथ से मिलाना है। जैसे गोमूत्र में पहले नीम का पत्ता डाला, हाथ से पूरा उसको अच्छा से मिला दीजिए। फिर दोबारा एक पत्ता डालिए, फिर उसको मिलाइए, फिर एक पत्ता, ऐसे 5 पत्ता को डालकर फिर उसके बाद लहसुन और हरा मिर्चा, और फिर से अच्छा से हाथ से, ताकि अंदर में पूरा हो जाए। और हाथ थोड़ा धो के निकाल लीजिए। फिर लकड़ी से मिलाइए, सभी को लकड़ी से भी बारी बारी से खूब मिलाइए, और तब कपड़ा बांधकर 21 दिन तक इसको रखना है। 21 दिन के बाद छानना है, और एकत्र करके आप इसमें 10 गुना पानी मिलाना है। 1 एकड़ फसल के लिए ये पूरा पर्याप्त है। ठीक है, अभी लिखिए कीट नियंत्रक 4 पढ़िए। पेज 21 में 1 है, बाकी 22 में है। कोई खड़े हो जाइए फट से। 20 लीटर का घड़ा, गौमूत्र 10 लीटर, नीम का पत्ता 2 किलो, लहसुन 50 ग्राम, हरा मिर्चा 50 ग्राम। बनाने की विधि: मिट्टी के घड़े में गौमूत्र को डालें, फिर नीम के पत्ते, लहसुन और हरा मिर्च को पीसकर गोमूत्र में मिला दें। घड़े पर कपड़ा बांधकर 21 दिनों तक पकने के लिए छोड़ दें। उसके बाद छानकर 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाकर खेत में के फसलों पर छिड़काव करें।
इसका प्रभाव 12 से 15 दिनों तक रहेगा। फिर प्रत्येक 15 दिनों के बाद छिड़काव करते रहें, जिससे फसल कीटों से सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये आपको जो हो गया, ये तो बनाया था मैंने, गड़बड़ हुआ लगता है। चलिए ठीक है, इसको ठीक करेंगे। इसका भी वही है प्रोसेस, पूरा वही प्रोसेस है। अब देख लीजिए, मिट्टी का घड़ा लेंगे, उसमें गौमूत्र को डालेंगे, नीम के पत्ते हैं, लहसुन है, हरा मिर्चा है, हाथ से मिला रहे हैं, लकड़ी से मिला रहे हैं, कपड़ा बांधकर 21 दिन रख रहे हैं। ठीक है, 1 और 4, 1 नंबर और 4 नंबर, इसको बारी बारी से आप लोग प्रयोग करिए। आपका खेत में कीड़े हैं चाहे नहीं है, 1 और 4 को 15-15 दिन में बारी बारी से छिड़काव करते ही रहिए। क्या होता है, ये वायरस प्रोटेक्शन भी है, इससे आपको वायरस भी इसमें बचाव होता है। जैसे खंडवा में बसंत जैन हमारे एक कार्यकर्ता रहे हैं, उनका 4 एकड़ खेत था, वो खेती करते थे, अच्छा खेती करते थे। तो उन्होंने बैगन का अब सिखाया था, उनके खेत में ही कार्यक्रम हुआ था, सिखाया था, उनके यहाँ बनाया भी था, उन्होंने सब व्यवस्थाएं की थी। तो उनके यहाँ तो खेत बहुत बढ़िया था, फिर कीड़े वीड़े नहीं थे, क्योंकि बहुत खाद डाला था उन्होंने, तो बहुत पौधा अच्छा था। बैगन लगाए थे, पूरा 2 एकड़ में बैगन था उनका। तो मेरे को बोले कि कीड़ा तो नहीं है, मैंने कहा कीड़ा नहीं है तो भी डालिए आप, 1 नंबर तो डालिए ही आप। 1 नंबर प्रिवेंटिव है, कोई कीड़ा को आने नहीं देगा। वो प्रॉब्लम कीड़ा आने से नहीं है, अंडा देने से है। एक कीड़ा आया और 300 अंडा दे दिया, वो 3-4 दिन में वो अंडे सब निकल जाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद 3-4 दिन में, 7 दिन के बाद फिर वो अंडे देना शुरू करेंगे, 7 दिन में ही अंडा दे देंगे। और एक कीड़ा जो है, 300 कीड़ा 300 देगा, 300 × 300 कितना हो गया, 90,000। और 7 दिन के बाद वो 90,000 फिर 300 देंगे, 90,000 × 300 कितना हो जाएगा। तो ये समस्या है, अंडे नहीं देना। तो होता क्या है, जब वो वहाँ पर घुसेगा और जब बार बार उसका ये होगा तो नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं हेलमेट चेकिंग, यानी आप अगर डालते रहेंगे तो कीड़े वहाँ आएंगे, देखेंगे यहाँ वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ मैं अंडा दूंगा तो मेरे बच्चे पलेंगे नहीं, तो वो आपके खेत में अंडे नहीं देंगे, भाग जाएंगे वहाँ से, कहीं और जाके अंडा देंगे जहाँ उसको। तो अंडा नहीं देना, बस इतना ही है। ये है चक्कर। यानी आप किसी को वीज़ा दे रहे हैं, हमारे देश में आ जाओ, वर्क परमिट दे रहे हैं, आपको 6 महीने के लिए काम करने के लिए, 6 महीना काम करके चले जाओ, लेकिन यहाँ के राशन कार्ड लेकर के, यहाँ के सब कुछ लेकर के और यहाँ की नौकरी में, सरकार में घुस करके MLA MP बन जाओ, ये नहीं चलेगा। लेकिन हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, मतलब जिस प्रकार से, तो ये हम जो कीट नियंत्रक बनाते हैं, सामान्यतः ये जो बनाया है प्रिवेंटिव के लिए है। तो हमारे बसंत जैन जी बोले मेरे को, मैंने कहा नहीं, आप प्रयोग करते रहो, करते रहे। वो अचानक बादल आया, पानी हो गया, एकदम ठंडा हो गया, थोड़ी पानी हो गई। और आपको पता है कि अचानक बादल आने से बीमारी हो जाती है, बैगन में कीड़े पड़ जाते हैं। तो वायरस आ गया, सारे इसमें कीड़े लग गए। अब चूंकि बसंत जैन तो लगातार डाल रहे थे, 1-4 कर रहे थे वो, तो वायरस आया, बादल आया, लेकिन इनके यहाँ कीड़े नहीं आए। इनका 10-20% नुकसान हुआ, 20% नुकसान हुआ, लेकिन 80% पूरे हो गए, पूरे बैगन आए। लेकिन उल्टा बाकी लोगों का, बगल का सब खेत का उल्टा हुआ। बगल वाला खेत में 80% नुकसान हो गया, 20% नहीं आया उसका, यानी बैगन 20% नहीं आया, 80% से ज़्यादा नुकसान हो गया। और पूरे इलाके में 20% से ज़्यादा हो गया, पूरे खंडवा जिले में। और मज़ेदार बात यह है, इनको बैगन का 4 गुना दाम मिल गया। जो बैगन इनको 1.5 रुपया 2 रुपये किलो बेच रहे थे ये मंडी में, उस जगह में इनको 6-6 रुपया 7-7 रुपया मिलने लगा, क्योंकि बैगन नहीं है मार्केट में। और मज़ेदार बात है कि इनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना पड़ा, लोग खेत में आकर पैसा देकर एडवांस लेके गए। यानी इनको एक तरह से देखा जाए तो 8 रुपया पड़ा, 8-8.25 रुपया पड़ा 1 किलो बैगन का। 20% भले नुकसान हो गया, लेकिन फ़ायदा तो उनको 4 गुना हो गया। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच गई है, क्योंकि लोग आके अपने से
लेके गए कि कहीं दूसरा ना आ जाए। आपने चौकीदार लगा दिया, अपना आदमी लगा दिया, आपने तोड़ने के लिए लेबर लगा के लेके गए वो। मैं हम थे उस दिन, मूली वजन कर रहे थे, 2-2 फीट का मूली था और 970 ग्राम, 960 ग्राम, 63 ग्राम, 73 ग्राम ऐसा था एक एक मूली। तो झगड़े करके वो लोग लेके गए मूली, और मेरे सामने में मैं था उस दिन खेत में, जब जो टेम्पो में लड़ रहे थे 2 लोग। नहीं हमने पैसा, हम तो लेके आए, हम डबल देंगे, ये दे। उन्होंने कहा बेच दिया भाई, अब तो पैसा नहीं। लोग दूसरा ज़्यादा पैसा देने को तैयार थे। मूली का, मूली 1.5 रुपये किलो बिक रहा था, पुरानी बात है, 20 साल पहले की बात है। तो 1.5 रुपये किलो बिक रहा था, वो 6 रुपये देने को तैयार थे, और किसी ने 5 रुपये में खरीद लिया था उसको। तो खरीद लिया तो 5 रुपये उसको दिया उन्होंने। तो कीट नियंत्रक को बार बार डालिए आप, 1 नंबर और 4 नंबर को बार बार डालिए, ठीक है। कीट नियंत्रक 5, लेकिन ये जो 5 हमारा है, इसमें 5 जो है वो अंतर है। ये नीम का फल वाला है, ये थोड़ा बदला है मैंने इसमें। ये है 5 नंबर, देखिए आपका। इसको पढ़िए कोई खड़े होकर के। ये पुराना है, इसको ठीक अपडेट करना, ठीक करना है, ये पुराना बन गया है। सामग्री: मिट्टी का घड़ा 20 लीटर क्षमता वाला, गौमूत्र 10 लीटर, नीम का फल या फिर बीज 1 किलो। बनाने की विधि: पहले नीम के बीज को कूटकर चूर्ण कर लें, फिर इसे 10 लीटर गौमूत्र में मिलाकर धीमी आंच में थोड़ी देर उबालें। ठंडा होने पर छान लें, फिर इसके 1 लीटर में 20 लीटर पानी मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। इससे अनेक प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। इसे फलदार पेड़ पौधों की जड़ों में भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे दीमक, चींटियां नियंत्रित होती है। ठीक है, ये थोड़ा चेंज इसमें है। 20 लीटर मिट्टी का घड़ा, ताज़ा लीटर। ये आपका नीम का फल बहुत अभी आएगा, मार्च अप्रैल में बहुत आएगा। मई में आपको बहुत फल मिलेंगे। तो झाड़ू लगा के इकट्ठा कर लीजिए नीचे में, पेड़ के नीचे। रोज़ सुबह जाइए, आपको मिल जाएगा भरा हुआ, इकट्ठा कर लीजिए। धूप में सुखा लीजिए, उसका बीज निकाल के फल ये हो जाएगा। और बाद में कूट के इसका पाउडर बना लीजिए, ये बन जाएगा आपका। मिट्टी घड़ा लीजिए, पाउडर नहीं भी होगा तो भी हाथ से कूट लीजिए, उसको मिला दीजिए। 21 दिन तक रखिए। 21 दिन के बाद 10 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करिए। लेकिन इसमें गर्म करने के बाद कहा है इसमें, है ना। धीमी आंच में उबाल लें, इसमें लिखा है। तो धीमी आंच में इसको थोड़ा 1-2 उबाल आने तक, जो मैंने उसमें वो बीज पड़ा तभी, ठीक है। तो ये आपको कई प्रकार के जानवरों से बचाव करेगा, ठीक है। अगला पढ़िए 6 नंबर, कोई खड़ा होकर पढ़िए। स्टील का पात्र 5 लीटर, गोमूत्र 1 लीटर, नीम का पत्ता 200 ग्राम, लहसुन 10 ग्राम, हरा मिर्च 10 ग्राम। बनाने की विधि: स्टील के पात्र में गोमूत्र को डालें, फिर नीम के पत्ते, लहसुन और हरा मिर्च मिक्सी में पीसकर गोमूत्र में मिला दें। पात्र को ढककर 2 दिनों तक पकने के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसी पात्र में पूरे द्रव्य को धीमी आंच पर गर्म करें। जब गोमूत्र आधा रह जाए तो स्टोव को बंद कर दें। ठंडा होने पर छान कर रख लें। 5 मिलीलीटर द्रव्य को 1 लीटर पानी अच्छा से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। इसका प्रभाव 12 से 15 दिनों तक रहेगा। फिर प्रत्येक 15 दिनों के बाद छिड़काव करते रहें। इससे फसल कीटों से सुरक्षित रहेगा। नोट: यह द्रव्य घर में, छाप में, बागानों में प्रयोग के लिए उत्तम है। ठीक है,
तो अभी इसमें ये जो आपने लिया तो इसमें स्टील का पात्र है। अभी तक तो आपको बताया था तांबे का, मैंने तांबे नहीं, मिट्टी का घड़ा। अभी क्या बताया? स्टील का पात्र। कितना बड़ा साइज का? 5 लीटर। क्योंकि इसमें आप 1 लीटर गोमूत्र ले रहे हैं लेकिन 5 लीटर है क्योंकि उबालना है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिर्चा 50 ग्राम ले लेंगे, नीम का पत्ता 250 ग्राम। कितना लिखा है? 250 ग्राम। लहसुन कितना लिखा है? 50 ग्राम। यहाँ कितना है? 10 ग्राम लिखा है। यहाँ कितना लिखा है? नहीं, 50 करिए उसको। हाँ, दोनों 50-50 ग्राम करिए, दोनों 50-50 करिए। ठीक है। अब इसको धीमी आंच में थोड़ी देर पकाना है। मिक्सी में इसको पीस के चटनी बना लीजिए। एक मिक्सी लीजिए, उसमें लहसुन को और मिर्चा को सबको डाल दीजिए। इस प्रकार से चटनी बन जाएगी। इसको मिला दीजिए गौमूत्र में, 1 लीटर गौमूत्र में मिला दीजिए स्टील के पात्र में, और धीमी आंच में इसको गर्म करने के बाद 1-2 उबाल आने के बाद इसको उतार लीजिए, ठंडा होने दीजिए, छान लीजिए। 1 लीटर में 5 ml 2 ढक्कन, जो ढक्कन होगा बोतल का, 2 ढक्कन डालिए उसमें 1 लीटर पर, और घोलिए उसको बोतल में भर के स्प्रे करिए। ठीक है। ये आपको टेरेस गार्डनिंग के लिए है। कीट नियंत्रक 7 पढ़िए जरा। जैसे बरसात दिन डालते हैं तो पानी वानी गिर जाता है तो उसके लिए दोबारा डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने कीट नियंत्रक डाला और तेज एकदम पानी 2-3 घंटे हो गए तो आपका पूरा कीट नियंत्रक वॉश आउट हो जाएगा, एकदम पत्ता साफ हो जाएगा। दोबारा करना पड़ेगा आपको। जैसे रासायनिक दवाई डालते हैं तो उसमें चिपको डालते हैं तो इसी प्रकार से क्या बोलते हैं रासायनिक खाद को? जैसे रासायनिक डालते हैं तो उसमें चिपको डालते हैं। लेकिन हम तो रासायनिक की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो पूरा ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। अभी आपके खेत में वो सब कुछ करना ही नहीं है। इसको डालिए। अगर ये मान लीजिए बरसात हो गया तो दोबारा डालना पड़ेगा आपको, इतना ही है। क्योंकि बरसात में वो पत्ते सब साफ हो जाते हैं, वो सारा गंद चला जाता है। ये सारा खेल गंद का है, ध्यान में रखिए। अगर आपके यहाँ चूहे का बहुत प्रकोप है तो प्याज काट कर रख दीजिए वहाँ जगह जगह जहाँ जहाँ चूहा आता है, सब भाग जाएगा। चूहे के बिल में प्याज काट कर डाल दीजिए, सब एकदम बाहर आ जाएगा। क्योंकि गंध से बर्दाश्त नहीं होता है। सभी जानवर गंध पर चलते हैं, मनुष्य को छोड़कर बाकी सब गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं। दोस्त है या दुश्मन है, ये गंध से पहचानते हैं। और गंध से उसको अगर ये हो जाए तो एकदम पागल हो जाएंगे वो, क्योंकि उनकी पूरी ब्रेन के सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कोई बिल में अगर सांप घुस गया, नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पेट्रोल डाल दीजिए उसमें या किरासन तेल डाल दीजिए, देखिए कैसे भाग कर आता है वो। तो एकदम छटपटा जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा क्या हो गया उसको। क्योंकि हवा में वो जीव लपलपाता है तो हवा से गंध को पकड़ता है, वो गंध पकड़ कर चलता है। तो इसलिए ये सारे जितने भी जीव हैं, हम जो लहसुन डाल रहे हैं, हरा मिर्च डाल रहे हैं, या जो हम इसमें नीम का पत्ता डाल रहे हैं, इसकी जो गंध है, ये गंध के कारण नहीं आते हैं। ये गंध ही इसका मुख्य कारण है। 7 नंबर आपने पढ़िए कोई? 7 नंबर। मिट्टी का घड़ा 20 लीटर वाला लेना है। गौमूत्र 10 लीटर, नीम का पत्ती 2 किलो, प्याज 500 ग्राम, हरा मिर्च 100 ग्राम। बनाने का विधि: नीम का पत्ती और प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से मिक्सी से या अपना कहना चाहिए अच्छा से उसका चटनी बना ले, चटनी बना के, और 20 लीटर का जो घड़ा है उसमें डाल के और 21 दिन के लिए उसको बांध के रख देना है। उसके बाद 21 दिन के बाद उसको निकालने के बाद अच्छा से छन्नी से छान के उसके बाद 15-20 दिन के लिए अपना खेत में छिड़काव करना है। 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाकर। ये ठीक है। तो अभी ये जो आपको 7 आइटम बताए, यही 7 आइटम आपको रिपीट होगा। अब यही 7 आइटम रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? तो देखिए अगला पेज में लिखा हुआ 1A, कीट नियंत्रक 1A।
कीट नियंत्रक 1 क्या था? देखिए 1 क्या था? कीट नियंत्रक 1 क्या था उसमें? देखिए 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता और मिट्टी का घड़ा, 3 ही आइटम था। अब 1A देखिए क्या है उसमें? मिट्टी का घड़ा, छाछ होगा और नीम का पत्ता हो गया। हाँ, इतना ही अंतर है कि जो 1A है उसमें जो 1 है उसमें से खाली जहाँ जहाँ गोमूत्र है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है? आपका मही डाल देना है। ठीक है, जो मक्खन निकाला हुआ है मही वो डाल देना है। तो फिर 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1 बनेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया? तो नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में देखिए उसमें 3 चीज़ और मिल गया, धतूरा, आंखवन, बेल। अभी 1A में देखिए क्या है? 1A में क्या है? धतूरा, आंखवन, बेल है कि नहीं? मिट्टी का घड़ा है कि नहीं? लेकिन बदला क्या है? छाछ। छाछ का जगह में क्या आया है? गौमूत्र का जगह में छाछ आ गया है। ठीक है, अभी जरा 3 निकालिए, कीट नियंत्रक 3, उसमें देखिए क्या है? आ गया? एक बार कोई खड़े हो जाए, जरा 3 पढ़ो, कोई खड़े हो जाओ, 3 नंबर पढ़ो। हाँ पढ़िए जोर से। 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर छाछ, 2 किलो नीम पत्ता, आधा किलो बेल पत्ता, आधा किलो धतूरा पत्ता, आधा किलो आक का पत्ता, 250 ग्राम वन तुलसी पत्ता, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरी मिर्च। बस हो गया। अभी बैठिए, अब आप पढ़िए 3A। अब 3A पढ़ा है आपने, 3 पढ़िए आप। सामग्री 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम के पत्ता, आधा किलो बेलपत्ता, आधा किलो धतूरा पत्ता, आधा किलो आक का पत्ता, 250 ग्राम वन तुलसी पत्ता, 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम हरी मिर्च। क्या अंतर है 3 और 3A में? ठीक है, चलो अभी 4 पढ़िए कोई, 4 कीट नियंत्रक 4 कोई पढ़िए, कोई भी खड़े होकर के पढ़िए। 4 हाँ पढ़िए, दीदी पढ़ रही है। हाँ बैठिए, बड़े बड़े हो गया। अभी दूसरा पढ़िए, 4A पढ़िए, कोई खड़े हो जाइए और सब लोग अपना किताब देखिए। 4A, अरे कोई खड़े हुए ना, क्या दिक्कत? क्या हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िए। तांबे का घड़ा 20 लीटर, गौमूत्र 20 लीटर, तांबे का घड़ा, पत्ती 2 किलो। ओ भैया रुकिए अभी रुकिए, क्या पढ़ा आपने? फिर से पढ़िए। इसको सर कीट नियंत्रक 4B। अभी कहाँ आ गया बोल? अभी आपको पढ़ना क्या था? 4A पढ़ना था ना। हाँ, अब कहाँ 4B में चले गए आप? यहाँ पढ़ाई कुछ चल रही है, आप पढ़ाई कुछ आगे चले गए। 4A पढ़िए, आए नहीं? अरे रुके गड़बड़ है, इसका मतलब प्रिंटिंग में गड़बड़ है। 1C ठहरिए, नहीं 4 तो लिखा हुआ, ये नहीं लिखा उसमें। ये लिख लो उसमें, ये लिखिए सब लोग। 4 तो लिखा है, ये नहीं लिखा उसमें। कीट नियंत्रक 4 है, उसको पढ़िए। 4A कर लिखिए उसमें, ये डालिए उसमें, ये रह गया। अब पढ़िए। बनाने के लिए सामग्री, अरे नहीं, 4 पढ़िए। 4A लिखो पहले, पेन निकालो उसमें।
4 ये पढ़िए ना, 4, अरे 4 लिखा हुआ, पेज नंबर 26 निकालिए, पेज नंबर 26 निकालिए, पेज नंबर 26 है, ऊपर में देखिए 4 लिखा हुआ, कीट नियंत्रक 4। हाँ, उसको पेन में लिखिए, ये लिखिए वहाँ पर 4 के बगल में ये लिखिए पेन में, पहले आप किताब में लिखो। 26 नंबर पेज में कीट नियंत्रण, ये अभी छप कर तुरंत आया है, मैं 4 दिन पहले ही भेजा था, पट कर दिया, कई चीज़ें रह गई इसमें, अब इसमें करेक्शन करना है, ठीक है। 4 ये कर दिए, हुआ? हाँ, अभी पढ़िए 4 ये। बनाने के लिए सामग्री, अरे सामग्री पढ़िए पूरा। मिट्टी का घड़ा 20 लीटर, छाछ 10 लीटर, नीम का पत्ती 2 किलो, लहसुन 50 ग्राम, हरा मिर्ची 50 ग्राम। ठीक है, अभी 4 पढ़िए, 4 आप नहीं, दूसरा कोई पढ़ो, कोई भी खड़े होकर के पढ़िए 4। हाँ पढ़ो। कीट नियंत्रक 4, मिट्टी का घड़ा 20 लीटर, दूसरा गौमूत्र 10 लीटर, नीम का पत्ता 2 किलो, लहसुन 50 ग्राम, हरा मिर्च 50 ग्राम। ठीक है, बैठिए। अभी दोनों में क्या अंतर आया? छाछ का अंतर आया, ठीक है ना। हाँ, तो अभी क्या है, जैसे आपको 1 से लेकर 7 तक बताया है, तो 7 में पहले गोमूत्र था, बस उसका गोमूत्र की जगह में आप मही डाल दीजिए 7 में, तो 1 ये हो गया, ठीक है ना। अभी 1B हम शुरू करेंगे। 1B में क्या करना है कि जो 1 है उसमें कौन से पात्र है? घड़ा, और 1B में क्या है? तांबे का घड़ा। बाकी क्या दोनों में अंतर सेम है, समझ में आया? कोई एक पढ़िए, कीट नियंत्रक 1, कोई खड़ा होकर पढ़िए। हाँ, खड़ा हो जाओ। कीट नियंत्रक 1, पेज नंबर देखिए, 1 में पढ़ना है। सामग्री हाँ 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा, हाँ 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम पत्ता। हाँ, हो गया, बैठ जाइए। अभी 1B पढ़िए, कोई खड़ा होकर के। हाँ, पीछे से पढ़ रहे हो। सामग्री 20 लीटर वाला तांबे का घड़ा, हाँ 10 लीटर गौमूत्र, हाँ 2 किलो नीम का पत्ता। हाँ, अभी आपका में और आपका में क्या डिफरेंस आया? घड़े का अंतर आ गया, है ना। मिट्टी का घड़ा था, तांबे का घड़ा आ गया, ठीक है। अभी ऐसे ही 2 नंबर पढ़िए कोई, कीट नियंत्रक 2। हाँ, खड़ा हो जाओ। हाँ, अब आप पढ़िए। 20 लीटर मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, हाँ 10 लीटर गोमूत्र, 2 लीटर 2 किलो नीम का पत्ता, 1.5 किलो बेल, आधा किलो बेल पत्ता, आधा किलो धतूरा, आधा किलो बेल। आधा किलो आँख का। हाँ, बैठिए। अभी कोई B पढ़िए, 2। हाँ, सामग्री 20 लीटर वाला तांबे का घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, आधा किलो बेल का पत्ता, आधा किलो धतूरा का पत्ता, आधा किलो आक का पत्ता। हो गया। क्या अंतर है दोनों में? तांबे का घड़ा, ठीक है ना। मिट्टी का घड़ा, तांबे का घड़ा। देखिए, 1 में और 1A में क्या अंतर था? छाछ, वहाँ गोमूत्र था, यहाँ छाछ है। 1 में और B में क्या अंतर है? घड़े का अंतर है। समझ में आ गया? अभी आपको C, 1C, उसको देखिए, निकालिए। 1C में वो क्या है? हाँ, 1B और 1C। एक व्यक्ति 1B पढ़िए, एक 1C पढ़िए। खड़े हो जाओ कोई एक। हाँ, 1B पढ़िए, 1B। सामग्री हाँ 20 लीटर वाला तांबे का घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता। हाँ, बढ़ जाइए, आप पढ़िए। अब वो पढ़ रहे। कीट नियंत्रक 1C, सामग्री 20 लीटर वाला तांबे का घड़ा,
10 लीटर छाछ, 2 किलो नीम का पत्ता। हाँ, क्या अंतर है दोनों में? छाछ और गौमूत्र, ठीक है। तो इस तरह से 7 ही है आपके पास, 7 ही है। उसको 2 करेंगे तो पात्र बदल दिया आपने, घड़े के जगह में तांबा लगा दिया तो 1B हो गया। आपने गौमूत्र के जगह में छाछ लगा दिया तो C हो गया, B या C हो गया, ठीक है। तो इतना ही अंतर है। पात्र बदलने से क्या होगा और गौमूत्र छाछ बदलने से क्या होगा, बस इतना चीज़ को अंतर समझ लेंगे आप। तो और भी चीज़ें हैं, मैं केवल आपको 28 प्रकार का आपको इस किताब में दिया हूँ, इसमें और भी अंतर करेंगे और भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। ये जो 6 नंबर है कीट नियंत्रक 3C, वो निकालिए जरा एक बार। C 3C कीट नियंत्रक 3C, कोई खड़े होकर के पढ़िए। 3C 30 लीटर वाला तांबे का घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम पत्ता, आधा किलो बेल पत्ता, आधा किलो धतूरा पत्ता, आधा किलो आक का पत्ता, 250 ग्राम वन तुलसी पत्ता, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरी मिर्च। हाँ, अब इसको जरा, ये जो बनेगा सबसे खतरनाक बनेगा ये, ठीक है। और इसमें यानी छाछ है ये ना, ये गौमूत्र है, नहीं छाछ होना चाहिए ना, ये छाछ होना चाहिए। इसमें गौमूत्र को काट के छाछ लिखिए, इसमें ये छाछ लिखिए इसमें गौमूत्र के जगह में, क्योंकि जो 3 3B में गौमूत्र है, 3C में छाछ होगा, ठीक है। हाँ, अब जरा इसको समझिए, ये दोनों ही 3B और 3C दोनों ही खतरनाक है। तांबे में कुछ भी डालकर बनाएंगे तो आपको कॉपर सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? हिंदी में नीला तोथा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये बहुत जहरीला होता है। तो जब आप 21 दिन तक इसको रखेंगे तो इतना जहरीला हो जाएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो 3B और 3C ये वीड्स कंट्रोल के लिए काम आ सकता है, खरपतवार नाशक। समझ में आया बात आपको? इसमें आप खरपतवार को पानी में थोड़ा कम पानी मिलाकर खरपतवार पर छिड़काव करेंगे, सारे खरपतवार मर जाएंगे, जल जाएंगे। इसको ज़्यादा उपयोग नहीं करना, बहुत जहरीला है ये। 3B और 3C। हाँ, 3B और 3C कीट नियंत्रक 3B और 3C ये अत्यंत खतरनाक है, जहरीला है। ये नीला तोता बनता है इसमें, और बहुत मतलब इसको सावधानी से बनाना है, ठीक है ना। इसमें बच्चों से थोड़ा दूर रखना है इसको। मुंह में आप भी बनाते समय मुंह में हाथ नहीं लग लेना, ये तो मितली आएगा, उल्टी आएगा। तो सावधानी से करना, ठीक है। हाँ सर, इसको डायरेक्ट हाथ में तो हाथ से उपयोग नहीं, हाँ, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे नहीं होगा। कर लीजिएगा, लेकिन हाथ को अच्छा से साबुन से बाद में धो लीजिए। नाक पर आपको चाहिए तो मास्क लगा लीजिए, कपड़ा पतला कपड़ा धोती लगा लीजिए मास्क में, वो गंध आ सकता है। तो ये आपको 28 प्रकार का इसमें दिया है किताब में, और थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक और ये सब थोड़ा बहुत है, उसको फिर से एक बार देख लेंगे, हम आपको बता देंगे, चेंज कर लेंगे। तो 28 प्रकार के कीट नियंत्रक अभी आपको बताया है। बस इसमें से आपको 7 ही है, लेकिन उसमें आगे पीछे किया है, थोड़ा गौमूत्र बदला है या तो पात्र बदला है, बाकी सब इंग्रेडिएंट सेम है, ठीक है। कुछ और भी है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। जैसे तांबे वाला आप देख लीजिए, ये वाला जैसे कीट नियंत्रक छाछ और मट्ठा में जो बना रहे हैं तांबे के घड़े में, ये आपको 3C है, देख लीजिए 3C का क्या है। तांबे का घड़ा है, छाछ है 10 लीटर का ले लिया, इसमें 2 किलो नीम का पत्ता ले लिया है, लहसुन है, हरा मिर्चा है, सबको एक किया बारी बारी से। तांबे के घड़े में सबसे पहले
छाछ को डाला है, फिर नीम के पत्ते को कुचल कर तांबे के घड़े में डाले हैं, फिर उसमें जो लहसुन है उसको डाला है, जो हरा मिर्चा उसको डाला है, हाथ से पहले मिलाते हैं, फिर लकड़ी से मिलाते हैं, उसके बाद कपड़ा बांधते हैं और 21 दिन तक रखते हैं। 21 दिन के बाद जो है इसको छान लेते हैं और छान करके इसमें 100 गुना पानी मिलाते, 100 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत खतरनाक है, जिसमें दीमक आता है, लाल चींटियाँ बहुत हो जाती है या मकड़े बहुत हैं, उसमें इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है तो बताइए अभी आप। सर ये दवाई जो बता रहे हैं आप से तो कौन से समय में, जैसे अपना कीट के लिए अलग होता है, पतंगा के लिए अलग होता है? ये सब यूनिवर्सल है, इसको आप प्रयोग करेंगे। 1 और 4 मैंने बताया है, आप फसल लगाते 1 और 4 प्रयोग करते रहना, कोई कीड़े नहीं आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, कीड़े आने के पहले ही अगर आपने ज़मीन को मजबूत किया, मैंने कहा 90% बीमारी ज़मीन से होती है। ज़मीन में आपने भरपूर खाद दिया तो पेड़ अपना बचाव करती है। 62-63 के समय में चीन में अकाल पड़ा था, और चीन में जो अकाल पड़ा तो उस अकाल में एक रिपोर्ट आया कि ये जो गौरैया है वो उसको खा लेता है, धान को 10% धान खा लेता है, और ये 10% धान खा लेने के कारण ये बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्या करें फिर? तो कहा कि भाई काम करो, ये सब चिड़िया को मारो, जितने चिड़िया सबको मारो। तो पूरे देश में जितने इंजीनियर थे, वकील थे, डॉक्टर थे, सारे लोग आ गए और सबने मिल करके इसको मारना शुरू किया। तो कुछ 4-5 महीने में उन्होंने इसको पूरा साफ कर दिया, यानी पूरा का पूरा जो है चिड़िया मर गई। अब जितनी चिड़िया थी वो सब मर गई। तो फिर रिपोर्ट आया कि भाई धान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन धान 40% घट गया। अब धान क्यों घट गया भाई? चिड़िया थी तो 10% ही नुकसान था, अब चिड़िया चली गई तो नुकसान कैसे 40% कैसे हो गया? तो समझ में आया ये जो चिड़िया थी ये धान के खेत में कीड़े खाती थी, धान को नुकसान करने वाला जितना कीड़ा था उसको खाती थी। तो धान का पौधा चिड़िया को पालता है। गौरैया बोलते हैं ना, छोटा सा स्पैरो, छोटी छोटी चिड़िया होती, चीची करती है, ये पैरा पर ही अपना अंडा देती है। पुआल जो होता है ना, जो पैडिस्ट्रॉ क्या बोलते हैं, पैरा, उसी को लेकर उसी में अंडा देती है, उसी में उसके बच्चे पलते हैं। और वो धान का पौधा चिड़िया को पालता है, अपने पास रखता है। जब देखता है कि भाई कीड़े नहीं है, चिड़िया भाग ना जाए, इसलिए एक रस छोड़ता है वो, तभी वो चिड़िया धान को खाएगी जब कीड़े नहीं होंगे। तो जब कीड़े नहीं होते हैं और चिड़िया कहीं उड़ कर ना चले जाए, इसलिए धान क्या करता है, रस छोड़ता है, तुम थोड़ा धान खा के यहीं रहो, जाना मत। ये पेड़ की स्ट्रैटेजी है, हम मनुष्य समझते नहीं है। अगर ऐसा होता तो धान का पूरा धान खा सकती है चिड़िया, लेकिन नहीं खाती है। वो कितना खाती है, जितना रस छोड़ता है, जितना पेड़ बोलता है इतना खाओ, इतना तुम जीन सकते हो, रहो। तो ये समझ में आया चीन को। तो चीन ने कहा कि गड़बड़ हो गया, हमने तो सारे चिड़िया मार दिए, क्या करें, वापस मांगो। तो उन्होंने सब जितने कम्युनिस्ट कंट्री से थे सबको चिड़िया मांगा, वापस लाओ। तो लोग भर भर के पिंजरे भर के लेके गए और वहाँ चिड़िया को छोड़ा, उसकी ब्रीडिंग हुई, फिर से चिड़िया को लाया गया। तो पेड़ पालता है। ये जो जितने जानवर, जितने पक्षियाँ होती हैं ना, पेड़ में डालियों में अपना घोंसला बनाती है, वो पेड़ उनको पालता है, पेड़ उनको रस छोड़ता है। एक खास प्रकार को ज़मीन में अच्छा खाना मिलता है, उसमें से वो रस बनाता है। तो वो पौधे में दिखेगा, किसी किसी पेड़ में बहुत ज़्यादा पक्षी घोंसला बनाते हैं। कभी आपने सोचा पक्षियाँ उसी पेड़ में, उससे अच्छा पेड़ बगल में क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उस पेड़ में उस प्रकार के कीड़े आते हैं। तो पेड़ एक रस छोड़ता है कि यहाँ हमारे पास कीड़े बहुत आ गए जो मेरे को नुकसान कर रहे, तुम आ जाओ खाओ उसको। तो उस पक्षियाँ आती है, इसको नुकसान करने वाले कीड़े को खा लेती है। बहुत से भंवरे आते हैं जो पेड़ में कीड़े होते हैं उसको खाते हैं। ये पेड़ उनको बुलाता है, उनको पेड़ रस छोड़ता है। तो पेड़ पालता है, अपने बचाव का तरीका उसके पास है, उसको नीचे से मसाला मिलना चाहिए। आपको छोटी मोटी बीमारी हो गई तो माँ तुरंत किचन में जाती है और मेथी लेके आती है, बोला मेथी फाँको, ये चलो ये पियो, मट्ठा पियो, ठीक हो जाएगा तुम, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन किचन में वो दोनों चीज़ होनी चाहिए ना, तभी ना माँ ला के देगी।
तो ये बनने के लिए हमारे ज़मीन में हमको देना पड़ेगा। तो ज़मीन में आपका गोबर, गाय का गोबर सब चीज़ है, लगातार गोबर का खाद बनाकर आप डालते जाएंगे तो पेड़ को जो दवा बनाना होगा वो सब दवा उसी से बनाएगा, बना लेगा अपना। आप खाली नीचे से उसको इनपुट ज़्यादा दीजिए, ऊपर से आने मत दीजिए। जैसे सुअर आते हैं, जंगली सुअर आते हैं, धान को नुकसान करते हैं, चीज़ों को नुकसान करते हैं। तो ये जो कीट नियंत्रक आपको हमने 3 बताया है, उसको खेत के मेड़ के चारों तरफ डालते जाइए और पौधे को फसल पर नहीं डालना, और 4 फीट 5 फीट की दूरी पर डालना उसको। तो ये आएंगे, सूंघेंगे, गंध लाएगा, भाग जाएंगे। और खेत के चारों तरफ से डालें कि अगर इधर से आया और आपको गंध मिला तो दूसरा तरफ से घुसेगा। प्रॉब्लम हम नहीं है, प्रॉब्लम वो पेड़ है, पेड़ ने उसको बुलाया है। सुअर जो आते हैं ना, वो उसके लिए आते हैं, वो खाते हैं, क्योंकि वो जो है फिर वो मल छिड़काव करेगा, मल से पौधे बढ़ेंगे। वो तो उनका दोनों का दोस्ती मामला है, पेड़ ने उसको बुलाया है। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा है, सुअर आपका दवा काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो नाई का दुकान से बाल लेके आइए, जहाँ जहाँ तक सुअर आने का रास्ता वहाँ सब बिखेर दीजिए, या आपके खेत के चारों तरफ मेड़ में उसको बिखेर दीजिए। इससे क्या होगा? सुअर सूंघते सूंघते आता है करके आता है तो उसके नाक में बाल घुस जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो सारे सुअर परेशान हो जाएंगे। और जब भी उसको लगेगा इस रास्ते से आते तो तकलीफ, उस रास्ते से आते तो तकलीफ, तो 2-4 बार ऐसे सब सुअरों को होगा तो फिर आपके खेत में आएंगे नहीं, यहाँ खतरा है, नहीं जाना है यहाँ पर, तो आपके खेत में नहीं आएगा, बाकी इधर उधर जा सकता है। तो ऐसे कुछ उपाय हैं। जैसे नील गाय आती है तो क्या करना है? तो कीट नियंत्रक 3, कीट नियंत्रक 3 में नील गाय का गोबर 1 किलो मिला दीजिए उसमें, नील गाय के ताज़ा गोबर को मिला दीजिए उसमें, और छिड़काव करिए। नील गाय नहीं आएगी क्योंकि उसका अपना गोबर का गंध उसको मिलता है, वो नहीं आती है फिर। ठीक है, ऐसे भी उपाय हैं। तो ऐसे बहुत से और भी हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, समय हो रहा है, 12:30 बज रहा है, लंच का टाइम है, तो यहाँ रोकेंगे। कुछ प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न हैं तो ले सकते हैं, 5 मिनट। हाँ, पहले आप, फिर आप। क्या बोले? हाँ हाँ, तुरंत वो आप तो तुरंत भी कर सकते हैं। जैसे 21 दिन हो गया, 21वां दिन भी उपयोग, 22वां दिन भी कर सकते हैं। लेकिन पैकिंग करते समय 1 लीटर 2 लीटर में उसको लबालब भर दीजिए, ढक्कन एयर टाइट कर दीजिए, हवा रहने मत दीजिए। 3 महीने 4 महीने रख सकते हैं। दूसरा कोई प्रश्न? पन्नी का अवॉइड करिए। पन्नी में प्लास्टिक बोल रहे हैं ना आप? वो अलग है, वो अलग है, वो भी है, बताया नहीं मैंने आपको। मट्टी का घड़ा में गोमूत्र ले लिया, उसमें थोड़े थोड़े प्लास्टिक, लोहा, तांबा डाल दिया, थोड़ा बहुत नीला तोता बनता है उसमें, थोड़ा बहुत बनता है नीला तोता। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बताया मैंने, कर सकते हैं। वो भी है, मेरा इसमें है, ये जो मैंने इसमें दिखाया है। बीजामृत एक लिख लीजिए इसको भी, एक यहाँ आपके किताब में दिया हुआ बीजामृत का, किताब में होगा, देखिए बीजामृत दिया है, एक बीजामृत एक दिया है, ज़रा उसको भी लिख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, काम आएगा आपको। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। एक से 10 किलो अनाज, दलहन, तिलहन के बीज के उपचार और सुरक्षा नीति। इन दिनों किसान बाजार में विदेशी आनुवंशिक परिवर्तित बीज खरीद कर बहुत महंगी खेती कर रहे हैं, जिससे खेतों में कृत्रिम खाद, जहरीली कीटनाशक का नहीं, वो नीचे पढ़े, नीचे वाला पढ़े, नीचे वाला सामग्री बीजामृत। हाँ,
सामग्री देसी गाय का ताज़ा गोबर 1 किलो। दूसरा है देसी गाय का ताज़ा गोमूत्र 1 लीटर। तीसरा खाने वाला चूना 10 ग्राम। चौथा ताज़ा स्वच्छ जल 10 लीटर। यह है यहाँ पर है, देख लिया आपने। देसी गाय का गोबर 1 किलो, देसी गाय का गोमूत्र 1 लीटर, खाने वाला चूना 10 ग्राम, यह है। ठीक है, तो अभी एक गोबर ले लीजिए, इस प्रकार का गोबर हो 1 किलो, फिर गोमूत्र 1 लीटर ले लीजिए, खाने वाला चूना है 10 ग्राम है, एक साफ बाल्टी ले लीजिए जिसमें 10 लीटर पानी आ सके, 10 लीटर से ज़्यादा, इसको ले लीजिए, सबको घोलिए। नहीं तो मिट्टी का घड़ा लीजिए, एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, बड़ा साफ घड़ा हो, उसमें ये सब चीज़ों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद कपड़ा बांध दीजिए, 24 घंटा उसको मुड़ने दीजिए, उसको पकने दीजिए। और उसके बाद जब ये साफ़ हो जाएगा तो इसके ऊपर से छान करके पानी निकाल लीजिए, या पारदर्शी जो इसका होगा उसको 24 घंटे के बीच के बाद उपचार के लिए तैयार है। जो भी बीज आप डालना चाहते हैं, बीज को उसमें डाल करके डुबा कर निकाल लीजिए, हो गया। बीज में जब डुबाएंगे तो बीज जो खराब होगा ऊपर निकल जाएगा, हटा दीजिए उसको, साफ बीज मिल जाएगा, उसको लपेट दीजिए। बोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, माने इसको सूती कपड़े धोती में बांध के भी डुबा सकते हैं। अगर आपने छाना नहीं है, माने उसमें गोबर है ऑलरेडी, तो कपड़े में बांध कर डुबाइए, उसको डुबा के निकाल लीजिए। अगर आपको पूरा बीज डाल दिया आपने तो फिर निकालने में दिक्कत होता है, तो फिर गोबर को छानना पड़ता है। नहीं तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। और कुछ मिनट के बाद बीजों को उसकी प्रकृति के अनुसार कि जितना देर डुबाए रखना उतना देर रखना है, उसके बाद उसको उपचारित करके बोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इससे अंकुरण बढ़ेगा और उसका सर्वाइवल रेट 100% रहेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ सर, जैसे गौमूत्र के स्थान पर छाछ ले रहे हैं, तो इसे मतलब इस क्यों ले रहे हैं? अपने सीधर के लिए ले रहे हैं? नहीं, उसका वैज्ञानिक आधार ये है, छाछ भी बैक्टीरियल है। जैसे गोमूत्र में जिस प्रकार के यूरिया और कई चीज़ें हैं, छाछ में भी है। छाछ भी फंगल वायरस कई चीज़ें उसमें है। तो दोनों का लगभग, जैसे गोमूत्र के जगह में छाछ लिया, छाछ भी गाय से प्राप्त होता है। तो जैसे दही को प्रोबायोटिक कहा है, तो उसी का वो छाछ है, तो वो भी प्रोबायोटिक है, तो पेड़ के लिए लाभकारी है। ये है कि अपने सीधर के लिए बदल रहे हैं कि नहीं, उसका प्रकार है, कीड़ों को रोकने का प्रकार है। छाछ जितना भी है वो ज़्यादा गोमूत्र से ज़्यादा तेज है। 21 दिन तक सड़ेगा तो बहुत तेज बनेगा वो। अगर छाछ न मिले तब गौमूत्र को उपयोग नहीं, गोमूत्र का बनाइए, गोमूत्र का ही बनाइए। छाछ ज़्यादा ये है, कड़क है, और छाछ को तांबे में डालेंगे तो और भी खतरक हो जाएगा, 10 गुना और खतरा हो जाएगा। दिखाना होगा तब 1 और 4 कीट नियंत्रक, 1 और 4 मैंने आपको बताया, जिसमें मिट्टी का घड़ा, नीम का पत्ता, और मिट्टी का घड़ा, नीम के पत्ते के साथ में लहसुन और हरा मिर्चा, बस इतना है। ये 1 और 4 इसको ही प्रयोग करिए। अपने खेत में कोई कीड़ा हो चाहे नहीं हो, लगातार करिए। लेकिन जो ज़मीन पर डालने के लिए जो बताया आपको पहले, खेती हल चलाते समय, वो करिए। उसमें ही आपका 90% सॉल्व है, प्रॉब्लम उसी में सॉल्व है। और कोई प्रश्न? छुट्टी, चलिए। नहीं, प्लास्टिक में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि प्लास्टिक का असर अलग होता है, मिट्टी का ही ठीक रहता है वो। ठीक है, समाप्त करेंगे, सूचनाएं दीजिए। भोजन परोसने वाले कल बीते लोग थे, एक बार नाम बताइए। आज का नाम है, आज का नाम अलग है ना। आज 20 कार्यकर्ता ऐसे हाथ उठाइए जो भोजन परोस। नहीं, नाम बताया क्या? नाम लिस्ट होगा ना, नहीं है तो किसी, हाँ तो नाम नहीं, कोई अलग अलग नहीं उठाइए। कोई खड़े हो जाइए, जो लोग जो भोजन परोसने वाले कितने हैं, हाँ एक बार खड़े हो जाइए। इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए, भोजन परोसने वाले सब इधर आ जाइए। हाँ आ जाइए, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। कितने लोग हैं? कितना आइटम कितना है? हाँ, भोजन परोसने में सुनिए इधर